अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पहला जो है वो इंडिया और ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है। कल से इंडिया से और इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इतनी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो खबरें फैलाई जा रही हैं कि इंडिया जो है वो आने वाले कुछ ही अरसे के अंदर ऑपरेशन सिंदूर का जो फेज़ 2 है पाकिस्तान के अगेंस्ट में उसको स्टार्ट कर सकता है। तो इसके ऊपर बात करेंगे और साथ में दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो GF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड है, जिसमें इसके ऊपर चाइना के अंदर IRST सिस्टम यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के साथ टेस्टिंग हुई है। कुछ फोटोज हमें इंटरनेट से मिली, उनको आपके साथ शेयर करेंगे। एक पिक्चर एनालिसिस देंगे कि क्या GF-17 ब्लॉक 3 के साथ IRST सिस्टम की इंटीग्रेशन हुई है या नहीं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो जो है वो एज ऑलवेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले तो GF-17 ब्लॉक 3 और IRST सिस्टम से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो कल जब हमने J10C वाली वीडियो जो है वो हम उसको बना रहे थे, उस वीडियो में हमने एक पिक्चर ऐड की थी जो कि J10C के KLJ-10A AES से रडार की थी। ये इस टाइम के ऊपर आप वो पिक्चर देख भी रहे हैं। तो इसको कल मैंने रैंडमली इंटरनेट से डाउनलोड करके जो है वो अपनी वीडियो के अंदर लगाया ताकि KLJ-10A का पिक्चर रेफरेंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर सकूं। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, आपको KLJ-10A J10C के ऊपर इस टाइम के ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है जिसकी जो हेड्स अप डिस्प्ले है ग्रीनिश कलर की, वो आपको इस पिक्चर के अंदर वाज़िह नजर आ रही होगी। ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एयरक्राफ्ट है और देखने में सबसे ज्यादा सिमिलर जो है ये GF-17 ब्लॉक 3 से है। कलर स्कीम भी वही सेम पाकिस्तान एयरफोर्स के GF-17 ब्लॉक 3 ही है। और अगर इस फोटो की बात करूं तो देख के लग रहा है ये फोटो जो है वो काफी ज्यादा पुरानी है। प्रोबेबली 2017 से 18 के दरमियान कहीं ये चाइना में जो चेंगडू एयरक्राफ्ट की फैसिलिटी है वहां पर ये पिक्चर ली गई है। उसी टाइम के ऊपर J10C की भी प्रोडक्शन लाइन जो है वो चेंगडू एयरक्राफ्ट ने स्टार्ट कर दी थी और साथ ही साथ GF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर उस टाइम के ऊपर टेस्टिंग चल रही थी, जो कि ब्लॉक 3 की जो सारी टेस्टिंग है ये भी चाइना के अंदर हो रही थी। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि इस येलो कलर के प्राइमर J10C के पीछे GF-17 ब्लॉक 3 खड़ा है, क्योंकि शेप बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। ना तो ये चाइनीज फ्लैंकर सीरीज का एयरक्राफ्ट है J11 या फिर J15, बिकॉज वो दोनों ही एयरक्राफ्ट साइज में बहुत बड़े हैं और उनकी जो रडार कोन की शेप है वो भी यहाँ पर मैच नहीं होती। और ना ही ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट जो है वो J10 का कोई वेरिएंट है, बिकॉज अगर आप J10 के वेरिएंट में देखेंगे तो वहां पर कनार्ड्स मौजूद हैं। जो आगे येलो कलर का J10C खड़ा हुआ है इसकी कनार्ड जो है वो विजिबल है, लेकिन यही कनार्ड जो है ये विजिबल पिछले एयरक्राफ्ट में नहीं है। वहां पर आपको लोअर साइड के अंदर विंग एरिया नजर आ रहा है जो कि एग्जैक्टली GF-17 थंडर की तरह है। कॉकपिट से बैकवर्ड साइड जाते हुए थोड़े ही डिस्टेंस के बाद इसका जो विंग एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोबेबली इस चीज के 75 to 80% चांसेस हैं कि ये जो पिछला एयरक्राफ्ट है ये GF-17 ब्लॉक 3 है या उसका प्रोटोटाइप है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि अगर आप इसके नोज कोन के बिल्कुल ऊपर देखें हेड्स अप डिस्प्ले के नीचे, तो आपको यहाँ पर एक ग्रेइश डॉट नजर आएगा जो कि एक्चुअली में एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, या जिसे हम IRST सिस्टम भी कहते हैं। तो अगर ये पिक्चर वाकई ही GF-17 ब्लॉक 3 के किसी प्रोटोटाइप की है तो यहाँ पर ये चीज बिल्कुल वाज़िह हो जाती है कि चाइना के अंदर GF-17 ब्लॉक 3 के साथ एक इंटरनली बिल्ट इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की टेस्टिंग हुई है, जो कि एक्चुअली में जब GF-17 ब्लॉक 3 की स्पेसिफिकेशन पब्लिक की गई थी तो उसमें IRST सिस्टम को मेंशन किया गया था। ये सिस्टम GF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर आएगा और इस पिक्चर में भी हमें ये सिस्टम नजर आ रहा है। लेकिन GF-17 ब्लॉक 3 का जो प्रोडक्शन वेरिएंट है जो कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स यूज कर रही है उसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को इंक्लूड नहीं किया गया। कम से कम इंटरनली बिल्ट जो IRST सिस्टम है वो जो है वो GF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर नहीं लगाया गया। अगर कोई पॉड बेस्ड IRST ब्लॉक 3 इस टाइम के ऊपर कैरी करता है तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो IRST सिस्टम को प्रोटोटाइप के ऊपर टेस्ट करना और फिर प्रोडक्शन वेरिएंट में इसको इंक्लूड नहीं करना, इसकी कई सारी वजूहात हो सकती हैं। पहली ये है कि टेस्टिंग फेज के दौरान हो सकता है ब्लॉक 3 IRST सिस्टम के साथ सही तरह से इंटीग्रेट ना हो पाया हो, किसी किस्म का इशू हो सकता है, पावर कंजम्पशन का इशू हो सकता है, लिमिटेड स्पेस का इशू हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली IRST को ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट नहीं किया जा सका। तो एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर ब्लॉक 3 के साथ IRST सिस्टम की जरूरत ही नहीं महसूस की गई होगी, इस वजह से इसको इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट नहीं किया गया। जनरली जो आपके IRST सिस्टम्स हैं या फिर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम्स हैं ये क्लोज कॉम्बैट में या फिर क्लोज रेंजेस में काम आते हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। 70s और 80s में IRST सिस्टम को बनाया गया था क्योंकि उस टाइम के ऊपर क्लोज रेंज एयर टू एयर फाइटिंग का काफी ज्यादा नॉर्मलाइज कॉन्सेप्ट था। बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइटिंग जो है वो इतनी ज्यादा आम नहीं थी हुई क्योंकि मिसाइल्स की जो कैपेबिलिटी थी वो काफी ज्यादा कैप्ड थी। PL-15 जैसी AIM-120 जैसी एडवांस मिसाइल्स जो है वो उस टाइम के ऊपर नहीं आई थी। तो एयरक्राफ्ट्स को डॉग फाइटिंग और क्लोज रेंज कॉम्बैट के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता था और क्लोज रेंज में ही आपके जो IRST सिस्टम्स हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं।
है। लेकिन अब मॉडर्न टाइम्स में क्योंकि रडार टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है और उसके साथ साथ लॉन्ग रेंज की BVRs आने लग पड़ी हैं, तो क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट जो है वो कहीं ना कहीं मिटती जा रही है। आज के दौर में आप एनिमी को 100-150 किलोमीटर से लॉक करके उसके ऊपर मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं। आपको इवन 70 to 100 किलोमीटर की रेंज में भी आने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही आप एनिमी को शूट डाउन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के तहत चाइना के जो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, J-20 और J-35, इन एयरक्राफ्ट में जो एक डेडिकेटेड गन है उसको फिट नहीं किया गया, क्योंकि चाइना की डॉक्ट्रिन ही ऐसी है कि इन एयरक्राफ्ट को क्लोज कॉम्बैट में आने की जरूरत ही नहीं, ये पहले ही एनिमी को शॉट डाउन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो अच्छे चांसेस यही हैं कि इसी कॉन्सेप्ट को JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर फॉलो किया गया हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को एक बहुत ही पावरफुल AES रडार मिल रहा है, उसके बाद लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स मिल रही हैं। तो IRST सिस्टम को यहाँ पर लगाने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से JF-17 ब्लॉक 3 का जो प्रोडक्शन वेरिएंट है उसके अंदर IRST सिस्टम को इंक्लूड ना किया गया हो। और यही वजह है कि आज जो पाकिस्तान एयरफोर्स ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है उसमें हमें IRST सिस्टम देखने को नहीं मिलता। खैर ये चीजें हो सकता है हमारे जो PFX एयरक्राफ्ट है जो कि थंडर का ही एक नेक्स्ट एडवांस वर्जन है, उसके अंदर में भी हो सकता है हमें IRST सिस्टम देखने को मिले, बिकॉज पाकिस्तान ऐसे IRST सिस्टम्स पे इंडिजिनसली काम कर रहा है जो 100+ किलोमीटर की जो रेंज है वो आपको देती हैं। और 100 किलोमीटर जो रेंज है वो आजकल के दौर में काफी ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। और क्योंकि IRST सिस्टम जो है वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में काफी ज्यादा इफेक्टिव कंपोनेंट होता है, तो मे भी हो सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो दोबारा से IRST सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट को थंडर एयरक्राफ्ट के अंदर लाना चाह रही है। तो आने वाला टाइम जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। बाकी दूसरी अपडेट की बात करें तो कल से इंडिया के अंदर एक शोरगुल की सिचुएशन है कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जो है ऑपरेशन सिंदूर का सेकंड फेज स्टार्ट करने वाला है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। और इसी से रिलेटेड कल से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया जो है वो दोबारा अटैक कर सकता है, दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर सकता है। तो मैं आपको डायरेक्ट एक बात बताऊंगा कि अगले 8 से 10 महीने इंडिया सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान के ऊपर दोबारा रिटेलिएट करने का, बिकॉज इसकी सिंपल सी लॉजिक है कि एरियल फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान अभी भी एक सुपीरियर फोर्स है। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन सेम केस जो है वो 10% और इजाफे के साथ इंडिया की साइड पे भी है। इवन उनकी शॉर्ट कमिंग जो है वो हमसे भी ज्यादा है। इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ के दौरान जो एक मेन एरियल फ्रंट था जहां पर दोनों कंट्रीज का डायरेक्ट आमना सामना हुआ है, वहां पर पाकिस्तान ने आप सबको पता है कि किस तरह का स्कोर निकाल के दिया है। 6-0 स्कोर है जो कि दुनिया में रिमार्केबल एयर टू एयर बैटल का स्कोर है मॉडर्न टाइम्स के अंदर। और अभी भी इंडिया ने जो एयरक्राफ्ट लूज किए हैं हो सकता है इनकी तादाद इससे भी ज्यादा है। 7 मई के बाद जो कुछ हुआ उसको आप स्टेलमेंट कह सकते हैं, उसको आप बराबर बराबर कर सकते हैं कि इंडिया ने हमारी जो है वो 4 से 5 एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया, वहां पर डैमेज भी हुआ। और साथ ही साथ फिर पाकिस्तान ने जब अटैक किया ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के तहत, तब हमने 25 से 30 जो इनकी मिलिट्री बेसिस हैं उनके ऊपर कंफर्म इम्पैक्ट जो है वो अचीव किया। तो 50-50 तो इनके साथ जो है वो 7 मई के बाद भी नहीं हुआ, लेकिन अगर हम इसको 50-50 भी कर लें तो फिर भी जो 7 मई के दिन बैटल हुई थी वहां पर पाकिस्तान की एक क्लियर विक्ट्री थी, जो कि दो चीजें बड़ी वाज़ह करता है कि एक तो हमारे पास इक्विपमेंट अभी भी सुपीरियर है कैपेबिलिटी वाइज, और हमारी जो मैन पावर है वो भी ज्यादा प्रोफेशनल है, वो भी ज्यादा वेल ट्रेंड है, जो कि ये चीज इंडिया के केस में बहुत ही ज्यादा डाउटफुल है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडियन पब्लिक जो है वो बातें कर सकते हैं कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उनकी जो मिलिट्री है वो किसी तरह से भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान के केस में किसी भी रिटेलिएशन को कंटिन्यू रख सकें। तकरीबन 1 से 1.5 साल या इससे भी ज्यादा टाइम इनको अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने में, पाकिस्तान के बराबर में लाने में टाइम लगेगा। और जब तक ये टाइम आएगा तब पाकिस्तान एयरफोर्स वैसे ही 5th जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन कैटेगरी के प्लेटफॉर्म्स को इंडक्ट कर चुकी होगी। तो इंडिया की ये जो विंडो है पाकिस्तान के ऊपर अग्रेशन दिखाने की, ये बिल्कुल ही क्लोज हो जाएगी। अभी इंडिया जो है वो ईरान और इजराइल वाली सिचुएशन को लेकर काफी ज्यादा पम्प्ड अप है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ना तो इंडियन एयरफोर्स इजराइल एयरफोर्स जितनी ज्यादा केपेबल है, और ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो ईरानियन एयरफोर्स जितनी कमजोर है। हाँ, नेवल डोमेन में ये कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, वहां पर इनके पास सॉलिड कैपेबिलिटी मौजूद है, लेकिन अगेन फिर कुछ ही महीनों के अंदर हम हंगोर क्लास की सबमरीन्स को इंडक्ट करने वाले हैं, जिससे कैपेबिलिटी वाइज पाकिस्तानी नेवी की जो फायर पावर है उसमें एक ड्रास्टिक इंक्रीज आएगा, और क्रेडिबल डेटरेंस जो है वो हम इंडियन नेवी के खिलाफ भी पुट ऑन कर पाएंगे। तो सिंदूर 2 क्या सिंदूर 3 क्या, जो भी ये ऑपरेशन लॉन्च करेंगे हम सबको पता है कि वो किस तरह से उसका रिजल्ट निकलेगा। बाकी मुझे इतनी कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।